डेडली डिजीज रेबीज के बारे में बात करेंगे। जिस बीमारी का एक बार सिम्पटम आ जाए तो किसी भी आदमी और जानवर का मरना तय है। और ये ऐसी खतरनाक बीमारी है जो लगभग सारे ही मैमल्स जो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं उनको इन्फेक्ट करता है। तो ऐसी बीमारी जिसके हो जाने के बाद कोई भी ट्रीटमेंट प्रभावी नहीं है, तो ऐसी बीमारी के लिए जानकारी ही बचाव है। यदि आप पूरी तरह से जागरूक हैं, जानकारी रखते हैं रेबीज के बारे में, तो रेबीज बीमारी से आप आसानी से बच सकते हैं। लेकिन आप अवेयर नहीं हैं और आपने रैबिड डॉग के बाइट को निगलेक्ट किया, तो उस कंडीशन में एक बार सिम्पटम आ गए तो पश्चाताप और मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो रेबीज जो कि इतनी खतरनाक बीमारी है, तो उसके बारे में जानकारी रखनी जरूरी है। साथ ही आपको यह भी बताना है कि रेबीज के बारे में आप पूरी तरह से जागरूक और जानकार हैं, तो आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। ये जरूर है कि बीमारी के लक्षण हो जाने के बाद मरना तय है, लेकिन यदि कोई रैबिड डॉग आपको काट लिया है तो आप सही समय पे सही प्रिकॉशन लेंगे, सावधानी लेंगे और इलाज कराएंगे, तो फिर बीमारी होगी ही नहीं। तो डरने की भी जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि पेट एनिमल और हर एक एनिमल के बाइट हो गई और आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान हैं, तो वो भी नहीं होना है। जागरूक होने से ये चीज होती है कि आप जब जागरूक हैं तो बीमारी के बारे में जान रहे हैं, सही टाइम पे सही प्रिकॉशन लेंगे, आप बीमारी से बच सकेंगे। हमारा ये प्रयास है। तभी मैंने बोला रेबीज प्रिवेंशन इज क्योर, जानकारी ही बचाव है। तो आइए हम शुरू करते हैं। रेबीज जो कि एक वायरल डिजीज है, रैबिडो वायरस के काटने से फैलता है। इसकी खासियत है कि ये न्यूरोट्रॉपिक वायरस है। न्यूरोट्रॉपिक कहने का मतलब कि ये नर्व के थ्रू ट्रेवल करता है। ये वायरस ब्लड में नहीं आता, यानी वायरेमिया नहीं होती। तो जब ब्लड में नहीं आएगा तो ब्लड से किए जाने वाले सारे टेस्ट इस रेबीज वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। चूंकि हमारे मोस्टली जो टेस्ट हैं वो ब्लड में जो पैथोजेंस आते हैं उसके डिटेक्शन पे बेस्ड है। तो चूंकि ये वायरस ब्लड में नहीं जाता है तो इसका सही टाइम पे डिटेक्शन नहीं हो पाता है। तब हम जो हिस्ट्री ऑफ बाइट है, जो कैटेगरी ऑफ वुंड है, वुंड की 3 कैटेगरी बनाते हैं जब जिस हिसाब से रेबिड एनिमल का बाइट होता है। तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तो हर एक कैटेगरी के अलग अलग प्रिकॉशन है, वो जानने होंगे हमें। दूसरा है कि चूंकि ये बाइट होता है तो लोग जनरली मिसकंसेप्शन रखते हैं कि जब भी किसी डॉग का बाइट हो गया तो अब उनको लगता है कि हमें रेबीज का इंजेक्शन लेना ही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमें डिपेंड करता है कि बाइट किस लेवल का है, यानी किस कैटेगरी का है। दूसरा कि क्या वो डॉग रेबिड है। यदि रेबिड डॉग नहीं है तो कोई भी बीमारी नहीं फैलती। तो सबसे पहले हमें 3 चीजें जाननी होगी कि क्या जिस डॉग ने हमें बाइट किया है वो कौन से कैटेगरी का वुंड है। क्या हमारा स्किन ब्रेक हुआ है, यदि ब्रेक हुआ है तो क्या ब्लीडिंग हुई है, यदि ब्लीडिंग हुई है तो हमें उस वुंड का मैनेजमेंट कैसे करना है। अगली बात है कि क्या सारे एनिमल के काटने से रेबीज हो जाता है, तो इसका जवाब है नहीं। उस एनिमल का नाम है रैबिड एनिमल। रैबिड एनिमल भी इसका मतलब उसमें डिजीज यानी वायरस है और वायरस जो है उसके ब्रेन तक पहुंचा है और उसके सलाइवा में वो वायरस एक्सक्रीट हो रहा है। मैंने 2-3 चीजें बोली। एक तो डॉग जो है उसको किसी न किसी तरीके से रेबीज का इन्फेक्शन हो, रेबीज वायरस उसके बॉडी में हो। अब रेबीज वायरस जो है उसके बॉडी में होने से वो रेबीज करेगा, ये भी सही नहीं है। जब तक रेबीज, जैसे रेबीज का इन्फेक्शन हुआ तो रेबीज का इन्फेक्शन होने से वो उसके मसल में मल्टीप्लाई करेगा लोकली। तो अब मसल से मल्टीप्लाई करके
मसल में वो वृद्धि करके वो पहुंचेगा नर्व में। एक बार नर्व को पकड़ लिया उसने, तो नर्व को पकड़ के वो जाएगा, पेरिफेरल नर्व से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में मल्टीप्लाई करके तब वो पहुंचेगा उसके सैलिवरी ग्लैंड और अदर ऑर्गन में। अब सैलिवरी ग्लैंड में वायरस पहुंच गया तो एक यहां पे है कि सलाइवा में सिम्पटम शो करने के 5 दिन पहले भी उसके सलाइवा में वायरस हो सकता है, और एक बार सिम्पटम आ गए तब उसके सलाइवा में वायरस रहेगा, और उस सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा में जो वायरस है वो यदि आपके उंड में चला जाता है, कंटामिनेटेड सलाइवा, तब जाके आपके अंदर बीमारी फैलने की संभावना है। तो 2-3 चीजें मैंने बोली कि रैबिड एनिमल होने चाहिए, उसके ब्रेन में मल्टीप्लाई करने के बाद सैलिवरी ग्लैंड में वायरस का आना चाहिए, और उस सलाइवा इन्फेक्टेड उंड से आपको रेबीज फैल सकता है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो एक तो जो डॉग है उसके वैक्सीनेशन की हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए कि डॉग वैक्सीनेटेड है क्या अनवैक्सीनेटेड। मान लिया कि हमें ये जानकारी नहीं मिलती है, तब क्या करना है कि जैसे ही रेबीज जो है रैबिड एनिमल का बाइट होता है तो सबसे पहले उंड मैनेजमेंट करनी है। जो रनिंग टैप वाटर में 15 मिनट तक उस उंड को धुलना है। साथ में धुलने के बाद, चूंकि ये एक वायरस है, वायरस जो है अल्कलाइन मीडियम में फ्रेजाइल होते हैं, तो उस उंड को जो है डिटर्जेंट जो अल्कलाइन होता है, यानी कि कार्बोलिक एसिड का जो सोप जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, उससे नहीं, डिटर्जेंट वाले सोप से उसको वॉश करना है ताकि अल्कलाइन मीडियम में वायरस जो है नष्ट हो जाए। अब आपने उंड को अच्छे से साफ कर दिया, उसके बाद यदि आपकी ब्लीडिंग हुई है, ट्रांसडर्मल उंड है, तो उसके लिए आपको जो है पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन के जो है वो कोर्स करने पड़ेंगे। पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन जो है आपको लगाना होगा उसमें, और साथ ही साथ वो डॉग जो है उस पर निगाह रखनी होगी। यदि वो कोई पेट डॉग है या कोई ऐसा डॉग है तो यदि संभव हो तो निगाह रखें कि यदि, चूंकि उसमें जब से बाइट किया है उसके 10 दिन बाद, यानी 10 दिन तक उसके सिम्टम आएंगे और 10 दिन बाद वो एक्सपायर कर जाएगा। यदि वो डॉग एक्सपायर कर जाता है तब तो आपको जो है समझिए कि उसमें रेबीज के थे वायरस। तो उस कंडीशन में जबकि कोई सिम्टम आया हुआ डॉग आपको काटता है तो उसमें साथ ही साथ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का भी कोर्स करना है। वो भी जब रेबीज के पूरे सिम्टम है डॉग में तब, और साइट ऑफ बाइट जो है वो ब्रेन के नजदीक है, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन साथ में वैक्सीन का डोज, ये दोनों करना है। तो इस तरह की सावधानी रखनी है। आइए हम और इसको क्लियर करने के लिए रेबीज का साइकिल देखते हैं। अच्छा, एक इंक्यूबेशन पीरियड की भी बात करें। इसका इंक्यूबेशन पीरियड हाईली वेरिएबल है, यानी 6 डेज से लेके 6 इयर्स तक ये इंक्यूबेशन पीरियड इसको बोलते हैं कि जब से बाइट हुआ, जब से जो है इन्फेक्शन हुआ, शरीर में वायरस गया और जब सिम्पटम आपको दिखे, उसके बीच के पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये 6 डेज से 6 इयर्स क्यों करें? क्योंकि एक ये न्यूरोट्रॉपिक वायरस है, नर्व के थ्रू ट्रेवल करता है। तो जो साइट ऑफ बाइट है उस पर निर्भर करता है कि कितना दूर पे काटा है। दूसरा इंडिविजुअल इम्यूनिटी, दूसरा जो है डोज ऑफ इनोकुलेशन, कितना वायरस गया है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ऑन एन एवरेज जो है 30 डेज से 90 डेज के बीच में इसके इंक्यूबेशन पीरियड मानते हैं, यानी कि बाइट होने के 30 से 90 दिन के बाद सिम्टम दिखेंगे। तो अब इसमें स्प्रेड साइकिल क्या है? जब भी कोई एनिमल जिसके सलाइवा में वायरस है और उसने आपको बाइट कर लिया, तो बाइट करने के बाद क्या है कि ये मसल में जो है मल्टीप्लाई करता है, और मसल में जब तक ये मल्टीप्लाई कर रहा है तब तक के आपके सारे ट्रीटमेंट काम करेंगे। यानी आपने जो है वैक्सीन दे दिया, तो वैक्सीन आपने जिस दिन दिया कम से कम 7 दिन लगेंगे एंटीबॉडी बनने में। तो उस बीच में
जैसे आपने जो हाई रिस्क पे लोग होते हैं उनको एडवाइजेबल है कि आप प्री एक्सपोजर वैक्सीन लेके रखें, जो ज्यादा एनिमल के साथ डील कर रहे हैं, जो ज्यादा मतलब एट रिस्क है, तो वो प्री एक्सपोजर वैक्सीन ले रखे हैं, तो उनके अंदर वैक्सीन बन जाएगा, उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगा, और एंटीबॉडी जो है आपका जैसे ही एक्सपोजर होता है, तो हम पोस्ट एक्सपोजर का कोर्स करते हैं, तो एंटीबॉडी इस लायक हो जाता है कि वो मसल फाइबर में मल्टीप्लिकेशन के टाइम में ही जो है वायरस को किल कर देगा, वो नर्व को पकड़ेगा ही नहीं। तो इस लेवल पे जबकि वो मल्टीप्लाई कर रहा हो आपके मसल फाइबर में, उसी टाइम पे सारे जो है ट्रीटमेंट आपको कर देने हैं। यानी कि जो है कैटेगरी थर्ड वुंड है, यानी वुंड जो ब्लीडिंग हुई है, जो बाइट हुआ है, ट्रांसडर्मल बाइट है, तो उस कंडीशन में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे ताकि वो पैसिव इम्यूनिटी यानी बना बनाया एंटीबॉडी हम दे देंगे, उस साइट पे इनफिल्ट्रेट करेंगे, और साथ में रेबीज का वैक्सीनेशन भी कर देंगे। तो डबल तरीके से सेफ गार्ड करके मसल फाइबर में मल्टीप्लिकेशन के दौरान ही हम वायरस को किल करेंगे। एक बार वायरस ने नर्व को पकड़ लिया तब फिर मुश्किल है। तो नर्व के पकड़ने से पहले यानी मसल फाइबर में मल्टीप्लिकेशन करने से के टाइम में ही हम उसको किल कर देंगे। और जब ये पेरिफेरल नर्व में चला जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में, और ब्रेन में जो है मल्टीप्लाई करके जब उसके सैलिवरी ग्लैंड में और दूसरे ऑर्गन्स में वायरस जाएंगे, तब ये रैबिड एनिमल यानी कि एनिमल विथ सिम्टम ऑफ रेबीज, और साथ साथ में उसके सलाइवा में वायरस होना चाहिए, तो यानी उसको बोलेंगे इन्फेक्टेड सलाइवा। जब इन्फेक्टेड सलाइवा में वायरस होगा और तब बाइट होगी, तब जाके दूसरे लोगों को रेबीज फैलेगा। इसका मतलब कि हर एक एनिमल का बाइट जो है खतरनाक नहीं है। उसके सलाइवा में वायरस कब आएगा ये भी आप देख रहे हैं कि पहले मल्टीप्लाई करेगा। अभी जैसे मान लिया किसी डॉग को रेबीज वाला डॉग ने काट लिया, आज काट लिया, अब वही डॉग आपको अगले दिन काट लेगा, तो अभी तो उसके मसल में ही मल्टीप्लिकेशन करेगा, पेरिफेरल नर्व में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, और उसके सलाइवा में वायरस आएगा, तब जाके वो इन्फेक्शन करने लायक होगा। अभी जबकि कोई भी सिम्टम नहीं है और उसके मसल फाइबर में ही मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसका इन्फेक्टेड सलाइवा नहीं है। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे? तो एक तो जानेंगे कि जब सिम्टम पूरे हो किसी डॉग में और वो काटे, तो 100% उसको मानना ही है, रिस्क तो लेना ही नहीं है कि रेबीज है, सारे प्रिकॉशन लेने हैं, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लेना है, उसके बाद जो है पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन लेना है। लेकिन यदि कोई सिम्टम नहीं है तो क्या हम कह सकते हैं कि उसके सलाइवा में वायरस है कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि 5 दिन पहले, सिम्टम आने के 5 दिन पहले भी उसके सलाइवा में वायरस हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन के कारण ऐसा नहीं है कि जब सिम्टम वाला हो तभी पोस्ट एक्सपोजर कोर्स करना है, सिम्टम के पहले भी सलाइवा में वायरस हो सकता है, यानी कि पोस्ट एक्सपोजर कोर्स करना ही है। हाँ, आपने ऑब्जर्वेशन बना के रखा है 0, 3, 7 और उसके बाद 14 के बाद आपको लगता है कि डॉग हेल्दी है, जीवित है, इसका मतलब कि उसके अंदर जो है नहीं है रेबीज, तो अगला आगे का जो शेड्यूल है, कोर्स है, वो आप बंद कर सकते हैं। तो ये है, तो रेबीज के बारे में जानकारी, और जानकारी रखने के साथ साथ सही जानकारी और जागरूकता, ये सब मिलके ही रेबीज से बचा जा सकता है। रेबीज के बारे में और इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।